हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 6 केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। मैंने आपको जैसे लास्ट सेशन में बताया था कि परिवर्तन क्या होता है, जब कोई चीज अपनी पूर्व स्थिति में नहीं रहती, या हम कहते हैं कि पूर्व स्थिति में किसी भी प्रकार से अगर क्या होता है, बदलाव आता है, उसी को परिवर्तन। और साइंस में, विज्ञान में आप ये परिवर्तन कहाँ देखते हैं? या तो उसके भौतिक गुणों में देखेंगे या फिर रासायनिक गुणों। जब भी आपके भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा तो उसको क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। वहीं पर अगर रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है किसी प्रकार से, तो उसको क्या कहा जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ओके, भौतिक गुणों में परिवर्तन आपके क्या हो सकता है कि आपने किसी चीज का कलर चेंज कर दिया। रंग में अगर किसी प्रकार से परिवर्तन आता है तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। हो सकता है कि दोबारा आप उसी रंग को प्राप्त कर पाए उस वस्तु के लिए या उस चीज के लिए। या आप क्या कहते हैं कि साइज में किसी प्रकार से क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। माप जो उसका था वो अगर चेंज कर दिया, जैसे हमने क्या कहा था कि कागज की एक बड़ी शीट है, अभी उसको काट कर या उसके टुकड़े कर दिए, पीसेज में उसको चेंज कर दिया है तो छोटे छोटे पीसेज हो गए, तो साइज छोटा कर दिया। ओके, ये भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुण हो गए। और आपने क्या कहा कि शेप में किसी प्रकार से आप चेंज ले आए। आपने क्या कहा कि हमारे पास पानी है, उस पानी को हमने ग्लास में रखा तो उसने ग्लास का शेप ले लिया है। अगर उसी ग्लास में हम उसको कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, तो वो पूरा किसका शेप ले लेगा? ग्लास का शेप। उसी पानी को अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे, वो फिर से क्या बन जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, जो जमा हुआ पानी था। जब वो फिर से द्रव अवस्था में आएगा, आप उसको किसी और बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए तो वो उसी का शेप ले लेगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि उसके आकार में किसी तरह से परिवर्तन किया, और वो परिवर्तन भी कैसा है? भौतिक। ओके, और क्या कर सकते हैं हम? स्टेट में परिवर्तन लाते हैं किसी चीज। जैसे आपने बोला कि पानी था हमारे पास द्रव अवस्था में, उसे गर्म किया गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया गया, तो वो क्या हुआ? वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया, उसने भाप में पानी आपका बदल गया। यानी जो पहले द्रव अवस्था में था वो अब गैस की अवस्था में जाने लग गया है। लेकिन अभी भी वो है तो पानी। अगर उस गैस को आप कंडेंस करते हैं या आप क्या करेंगे, थोड़ा कम टेम्परेचर पर ले जाएंगे, तो वहां पर वो पूर्व स्थिति में, यानी कि दोबारा से क्या बन जाएगा? पानी बन। तो ये क्या था? भौतिक अवस्था में परिवर्तन था। इसीलिए इसको क्या कहा गया कि अगर भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार से परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा, तो वो आप उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। वहीं पर अगर आप रासायनिक गुणों में परिवर्तन देखते हैं, या आप क्या कहेंगे कि उसके जो कंपोजिशन है, अवयवी घटक, जिन चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है, उसमें आप किसी तरह से परिवर्तन करते हैं, तो उसको आपका क्या कहा जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझ लिया था। ये आपके एग्जाम्पल थे रासायनिक परिवर्तनों के कुछ। यहाँ पर आप लोगों ने अंतर भी देखा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन होता है कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन क्या कहता है? जब उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं होगा, यानी जिन चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है उनमें किसी भी प्रकार से अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नई चीज नहीं बन रही, वो पुरानी ही चीज है। अगर पानी द्रव अवस्था से गैसेस स्टेट में जा रहा है, यानी पानी से भाप बन रहा है, तो तब भी दोनों केस में है क्या? पानी ही तो है। H2O है ना पानी का, किससे मिलकर के बना हुआ है? आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। H2O जब मैं क्या कह रही हूँ ये, और जब मैं भाप यानी वेपर की बात कर रही हूँ, तब भी वो क्या है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O ही है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ उसका, पानी से भाप बन गया है, लेकिन पदार्थ एक ही है, नया पदार्थ नहीं बन। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या कहता है कि नई चीज कोई बन जाती है। जैसे आपने क्या कहा था, लोहे का एग्जांपल लिया था, तो आयरन आपका था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, लोहा यहाँ पर था और लोहा अपना क्या बना रहा था? ऑक्साइड बना रहा था। तो ये नई चीज बन गई आपकी कोई। ओके, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन।
तो ये पॉइंट कहता है कि भौतिक परिवर्तन में नई चीज नहीं बनेगी, जबकि रासायनिक परिवर्तन जब होगा, बदलाव होगा उस। नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन का मतलब क्या है? दोबारा आप पुरानी चीज पे शिफ्ट नहीं करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या कहता है कि अगर पानी से भाप बनी है तो वो भाप कुछ कंडीशंस में दोबारा पानी बन सकता है, तो वो कैसा हो गया? अस्थायी हो गया। जबकि आपका रासायनिक परिवर्तन क्या कह रहा है कि एक बार अगर लोहे का संक्षारण हो गया, इस पर जंग लग गई है, तो हम दोबारा क्या नहीं कर सकते? वापस लोहे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसा हो गया? स्थायी हो गया। ओके, तीसरा पॉइंट है आपका, जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संगठन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पानी H2O से ही बना है, चाहे उसका बर्फ बना लो या फिर उसको पानी लिक्विड स्टेट में छोड़ लो या फिर उससे भाप बना लीजिए। दो तीनों ही केसेस में आपका 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हो रहा होगा। दैट मीन्स कि रासायनिक संगठन वहां पर समान है। ओके, जबकि अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वहां पर आपका संगठन चेंज हो जाता है। किस तरह से? जैसे आपने कहा कि जो आयरन था वो आयरन ऑक्साइड में बदल गया, यानी लोहे पर जंग लग गया है। तो पहले क्या था? सिर्फ आयरन था वहां पर, जिस चीज से वस्तु बनी हुई थी वो सिर्फ लोहा वहां पर उपस्थित था। लेकिन जब ऑक्सीजन ने वहां पर अभिक्रिया की, पानी ने अभिक्रिया की, तो आयरन का ऑक्साइड बना। ओके, तो एक नई चीज आ गई, यानी रासायनिक संगठन जो था वो परिवर्तित हो। ओके, तो चेंज आया उसमें। भौतिक परिवर्तन क्या कहते हैं कि भौतिक गुणों में तो आपका परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक गुणों में किसी तरह से परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, साथ ही क्या बोलता है भौतिक परिवर्तन कि आपके भौतिक गुणों में ही चेंज आएगा। जिसे हमने पहले बता दिया, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि उसके आकार, उसका आमाप जो है, शेप, साइज की बात कर रहे हैं। साथ साथ क्या कह रहे हैं? उसके कलर में चेंज आ सकता है, और किस में आ सकता है? स्टेट में उसके चेंज आ सकता है, अवस्था में। वो ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो सकता है, द्रव से आपका गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या दोबारा से गैस से द्रव, द्रव से ठोस में आ सकता है। ओके, तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन चलेंगे। जबकि रासायनिक परिवर्तन कहेगा कि क्या करेंगे? रासायनिक गुणों में चेंज आएगा। ओके, भौतिक अवस्था क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय यानी वापिस आपको पानी से आपने बर्फ बना दिया, बर्फ से आप वापस पानी बना सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कहता है कि लोहे से एक बार लोहे का ऑक्साइड बना दिया है, अगर लोहे पर जंग लग गया है, तो वापस उस जंग लगे लोहे से आप शुद्ध लोहा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये रासायनिक परिवर्तन है। दैट मीन्स कि इरिवर्सिबल वहां पर आपकी रिएक्शंस होगी केमिकल चेंजेस के कारण। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया आपने लास्ट सेशन में देखी, जिसको हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ रहे। वहां पर हमने क्या कहा कि अगर लोहे की कोई वस्तु है जो बहुत समय तक खुले में पड़ी हुई है, खुले में पड़ी हुई है, उसका मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया कर रही है, और वहां पर नमी है, नमी का मतलब पानी यानी H2O, उससे भी क्या कर रही है? अभिक्रिया कर रही है। तो वो लोहा जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगा, यानी उस पर जंग लग जाएगा। ओके, और लोहे पर जंग लगने की यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है, रस्टिंग आप जिसे कहते हैं, या क्या कहते हैं? कोरोजन। ओके, तो इतना आप सबको समझ में आ गया था, जहां पर आपने अलग अलग तरह से इस लोहे के, यहाँ पर जैसे आपने लोहे की ट्रेन देखी जिस पर की जो बहुत टाइम तक ऐसी पड़ी हुई थी, तो क्या हो गई? खराब हो गई। खराब हो गई का मतलब क्या है कि वो संक्षारित हो गई है, रस्टिंग उस पर हो गया है। साथ में आपने अलग अलग तरीके से इसकी प्रक्रियाएं देखी। तो आपने क्या बोला कि अगर आयरन है वहां पर, ऑब्वियसली क्योंकि उस पर ही तो रस्टिंग होगी, आयरन ऑक्सीजन H2O दोनों से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? आयरन का हाइड्रोक्साइड और आयरन के ऑक्साइड्स बना देगा। ओके, लोहे पर जंग लगने के लिए शर्तें आपने देखी। सबसे पहले जब हम लोहे की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो लोहे से बना हुआ हो। ठीक है, लोहे से बना हुआ है, और उसके साथ साथ ही क्या होगा? वहां पर ऑक्सीजन के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, और नमी के साथ, यानी एनवायरमेंट में ऐसे ही खुला हुआ होगा। ओके, तो जब भी उसका डायरेक्ट एनवायरमेंट से कांटेक्ट होगा तभी वहां पर संक्षारण की प्रक्रिया होगी। ओके, तो ये इसकी शर्त थी। अगर किसी भी प्रकार से आप संपर्क को तोड़ देते हैं, किसके बीच? ऑक्सीजन के बीच, जो कि हवा में उपस्थित है,
नमी वो भी हवा में है, कितनी भी मात्रा में हो सकती है। सर्दियों में नमी थोड़ा ज्यादा होती है, गर्मियों में आप क्या कहते हैं कि मौसम थोड़ा शुष्क है, दैट मीन्स कि वहां पर मॉइस्चर कम है। ओके, और साथ साथ क्या होता है, लोहे की वस्तु है, तो अगर आपने संपर्क नहीं हो रहा है दोनों के बीच, संपर्क किसी प्रकार टूट गया है तो लोहे का संक्षारण नहीं हो पाएगा। ओके, तो वो संपर्क बनाना क्या है, उसकी पहली शर्त है कि संपर्क होना चाहिए लोहे की वस्तु का एनवायरमेंट के साथ। ओके, और हमने क्या पढ़ा था कि अभी क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, तो लोहे की वस्तु पर अगर किसी भी प्रकार से जंग लग गया है तो उस जंग लगी वस्तु को आप वापस पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे एक अच्छी वस्तु में जिस पर कि किसी भी प्रकार से जंग नहीं लगा। लेकिन उस जंग लगने से बचाने के लिए आप कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिसके द्वारा वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ओके, और अलग अलग विधियां हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला आया था आपका पेंटिंग, जो कि क्या कहता है कि हम उस लोहे की वस्तु पर पेंट कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा घरों पे कई लोहे की चीजें होती हैं जिन पर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो वो पेंट किस लिए किया जाता है, पहली चीज दिमाग में आती है कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका मेन रीजन यही है कि उसको खराब होने से बचाना है। और वो खराब होना ही क्या है, उस लोहे पर रस्टिंग होना या उस लोहे का संक्षारण होना ही। ओके, और जब भी आपने पेंट कर दिया तो उस लोहे की वस्तु जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी किसके, हवा के यानी ऑक्सीजन के और H2O के, उन दोनों के कांटेक्ट में आ रही थी, अभी उसके ऊपर एक लेयर चढ़ गई है तो वो लोहा अब कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। तो जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो खराब भी नहीं होगा। इस वजह से क्या किया जाता है, लोहे की ज्यादातर वस्तुओं को पेंट करके रखा जाता है ताकि उनको जंग लगने से बचाया जा सके। ओके, और क्या कर सकते हैं, लोहे की मशीन्स देखी हैं आपने अलग अलग, जिन पर की क्या किया जाता है, ऑयल की लेयर चढ़ाई जाती है, तेल की परत चढ़ाई जाती है, या फिर क्या की जाती है, ग्रीस चढ़ाया जाता है। ये सब किस लिए किया जाता है कि ताकि वो लोहे की मशीन्स जो है या फिर जो भी इक्विपमेंट आपका है लोहे से बना हुआ वो खराब हो। ओके, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, साइकिल सबके पास होती है, साइकिल की जो चेन होती है वो लोहे की बनी हुई होती है, तो उसकी बार बार ग्रीसिंग की जाती है ताकि जो आपकी साइकिल है वो स्मूथली चल सके या वो चेन जो है वो खराब ना हो सके, उसका संक्षारण ना हो पाए। ओके, तो ये आपका सेकंड मेथड है जिसमें आप कहते हैं कि लोहे की जो ऑब्जेक्ट होगा, लोहे की वस्तु जो होगी उस पर क्या किया जाएगा, तेल की परत चढ़ाई जाएगी या ग्रीसिंग की जाएगी, और उसको फिर से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को वहां पर तोड़ेंगे, मॉइस्चर के कांटेक्ट को तोड़ेंगे लोहे के साथ और उसको जंग लगने से बचाएं। ओके, इस तरह से आप क्या करते हैं, ग्रीसिंग या ऑयलिंग की जाती है। आपका लोहे की कोई भी चीज हो सकती है, उस पर तेल की परत चढ़ा देंगे या ग्रीस लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन। यशद लेपन क्या कहता है कि अभी जो लोहे की वस्तु थी उस पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा दी जाएगी, और वो अन्य धातु यहाँ पर क्या है आपका, जिंक। ओके, तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और ये जिंक की परत क्या करती है, उस लोहे को बचाती है, किससे, ऑक्सीजन और H2O के यानी वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से। ओके, इसको ऐसे समझिए कि आपके पास क्या है, लोहे की कोई वस्तु है, ये लोहे की वस्तु है सपोज, ठीक है, इसका क्या हो रहा था, इसका डायरेक्ट एनवायरनमेंट से जहां पर ऑक्सीजन थी और H2O थी, इससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था। हमें क्या करना है, इस कांटेक्ट को तोड़ना है, ये संपर्क हो रहा था यहां से, इस संपर्क को तोड़ना है। इस संपर्क को तोड़ने के लिए वो कह रहे हैं कि इस पर जिंक की कोटिंग कर दी गई, जिंक की कोटिंग कर दी गई, तो अब आपका लोहा क्या हो गया, वो बच गया है अंदर, वो अंदर ही क्या हो गया, सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। ओके, अभी जो ये H2O और ऑक्सीजन है वो किससे संपर्क बनाएगी, जिंक से संपर्क बनाएगी आपका, वो डायरेक्ट लोहे से संपर्क नहीं बना पाएगी। तो जिंक से संपर्क बनाने पर वो क्या बना देगी, आपके जिंक के ऑक्साइड्स बना देगी,
क्योंकि जिंक भी क्या करेगा, तो इस तरह से ये जिंक की लेयर क्या बना देगी, जिंक का ऑक्साइड बना देगी, और वो लेयर इस लोहे को क्या करेगी, सुरक्षित करेगी या बचाएगी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। अब इस लोहे का जो ये येलो वाला अंदर का पार्ट दिख रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा वाटर के और ऑक्सीजन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो यशद लेपन आपका क्या है, जब भी आपका जो क्या है लोहा है, लोहे की कोई भी वस्तु हो सकती है, उस पर क्या कर दिया जाएगा, जिंक की परत चढ़ा दी जाएगी, और ये जिंक धातु की परत क्या करेगी, उसको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से रोकेगा, और उस वजह से फिर क्या होगा, आपके लोहे का संक्षारण नहीं हो पाए। ओके, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपके जितने भी पाइपलाइंस होती हैं पानी की, उन पर जितने भी आयरन के पाइप्स होते हैं, लोहे के पाइप वहां पर यूज किए जाते हैं, उन सभी पर जिंक की कोटिंग की जाती है। जो आपको सिल्वर कलर के पाइप्स दिखते हैं वो जिंक की कोटिंग है, क्योंकि एनवायरमेंट से ऑक्सीजन तो पाइप को डायरेक्ट मिल रही है, वाटर पाइप्स को, और साथ में क्या है, पानी तो उसमें फ्लो हो ही रहा है, मॉइस्चर, तो उसके खराब होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट में है पानी के। तो इस वजह से वहां पर जिंक की कोटिंग की जाती है, और जिंक की कोटिंग करने के बाद आप क्या देखते हैं कि अगर बहुत टाइम तक कोई पाइप यूज में है तो उसमें देखेंगे लेयर्स बन जाती है, तो वो लेयर किसकी होगी, जिंक ऑक्साइड की होगी। ओके, इस तरह से यहाँ फिर जिंक जो होगा वो ये ब्लू वाला पार्ट, ये ऑक्सीजन और वाटर से क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, और आपका क्या बना देगा, ये ग्रीन वाला पार्ट जो कि किस चीज का है, आपके जिंक ऑक्साइड का है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट किसका है, जिंक का है, और ये जिंक इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनाइजेशन क्या है आपका, या यशद लेपन जिसे कहा जा रहा है। ओके, जीआईसी गैर खेत, आपको आवाज आ रही है बच्चों, हैंड रेस करेंगे, हाथ उठाएंगे, आवाज आ रही है तो। जीआईसी गैर खेत, ये इस तरह से आपका लोहे का कोई ऑब्जेक्ट था, उसको क्या किया गया, मोल्टन जिंक, मोल्टन जिंक का मतलब क्या है, जिंक पिघली हुई है, गर्म है, उसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, उस मोल्टन जिंक में क्या किया गया, इस लोहे की वस्तु को डुबाया गया, मतलब कि लोहे की वस्तु पर जिंक की परत को चढ़ाया गया। ठीक है, जिंक की परत चढ़ गई है, तो अभी इसको बचाया जा सकता है किससे, जंग लगने से। ओके, तो होपफुली आपको यशद लेपन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका तीसरा मेथड था, जो क्या कह रहा था कि इस तरह से लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाया जा सकता है। हालांकि जिंक आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन जिंक का हवा में वर्तमान ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिसकी एक पतली परत जिंक पर चढ़ जाती है, जो जिंक की निचली परत को आगे ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करने से या रिएक्शन करने से क्या करता है, रोकता है। क्या कहा गया, लोहा था, उस पर जिंक की परत चढ़ाई गई, फिर इस जिंक की परत ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, और इस जिंक की परत के बाहर भी एक जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ गई। अब जिंक ऑक्साइड की परत जो है वो जिंक को प्रोटेक्ट करेगी, ये जिंक की जो लेयर है वो अंदर आयरन को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, यही कारण है कि पानी की लाइनों में उपयोग किए जाने वाले लोहे के पाइप को गैल्वेनाइज किया जाता है, और गैल्वेनाइज किस लिए किया जाता है, जंग से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिंक के अलावा और किस चीज की क्या की जाएगी, कोटिंग की जाएगी, तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं टिन और जो आपका क्या होता है, क्रोमियम होता है, उसकी भी क्या की जाती है, परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि उन पर जंग ना लग सके। लोहे से बने सामानों के ऊपर टिन या क्रोमियम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को टिन या क्रोमियम प्लेटिंग कहते हैं। ओके, जैसे जिंक की, सिर्फ जिंक की कोटिंग के लिए आप गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइज्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। यशद लेपन कब है, जब सिर्फ जिंक की परत चढ़ाई जा रही है। उसके अलावा अगर क्या किया गया, क्रोमियम प्लेटिंग की गई, अगर क्रोमियम की या जिंक की परत चढ़ाई जा रही है। ओके, लोहे के बने सामानों पर टिन या क्रोमियम की परत को इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया द्वारा की जाती है। द्वारा मतलब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया यूज करेंगे,
और उस प्रक्रिया के द्वारा ही जो आपकी लोहे की वस्तु है उस पर टिन की या फिर क्रोमियम की परत को चढ़ाया जाएगा। और ये टिन या क्रोमियम की परत भी क्या करेगी, लोहे से संपर्क को तोड़ेगी ऑक्सीजन और H2O के, और जिसके बाद क्या होगा, आपकी जो लोहे की वस्तु है वो संक्षारित नहीं हो पाएगी। और ये सब आपने कहाँ देखा है, इस तरह से जो आपके पाइप्स वगैरह होते हैं उनमें जो टैप वगैरह होते हैं जो आयरन के बने होते हैं उनमें इस तरह से क्या की जाती है, क्रोमियम की या टिन की क्या की जाती है, प्लेटिंग की जाती है। ओके, तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं। जैसे मोटर व्हीकल वगैरह हो गए, उनके जो बाहर के शो पीसेस होते हैं उनमें भी क्या लगाया जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा परत चढ़ाई जाती है। ओके, तो टिन या क्रोमियम की परत लोहे से बने सामानों को हवा में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाता है। ओके, साथ ही टिन तथा क्रोमियम जंग रोधी हैं क्योंकि उनका क्या नहीं हो रहा है, वहां पे कोरोजन नहीं हो रहा है, उनकी रस्टिंग नहीं हो रही। टिन और क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जंग नहीं लगा रहे खुद, समझ रहे हैं। तो जब उनका जंग नहीं लग रहा है उन पर, तो वो क्या करेंगे, लोहे को बचाएंगे। ओके, अतः यह परत लोहे के सामानों को जंग से बचाया जाता है इनके द्वारा। साथ ही क्रोमियम की परत सामानों को एक चमकदार तथा आकर्षक भी क्या करती है, बनाती है। क्रोमियम और टिन की परत के कारण ही क्या हो रही है, ये सारी चीजें शाइन कर रही हैं, चमकदार दिख रही हैं। एक तो क्या हो रहा है, जंग लगने से भी बचा रहा है, दूसरा दिखने में भी कैसे दिख रही है, आकर्षक दिख रही है। यही कारण है कि साइकिल के हैंडल, साइकिल के रिम या आदि उन पर क्या की जाती है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने एक नई विधि पढ़ी जिसमें हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके क्या किया जाएगा, टिन और जो आपका क्रोमियम है उसकी परत चढ़ाई जाएगी लोहे पर, और लोहे को क्या किया जाएगा, संक्षारित होने से बचाया जाएगा या उस लोहे के संपर्क को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन और H2O के साथ। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नोट करेंगे से फिर हम आगे देखेंगे। और किसके द्वारा आप लोग लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, तो अलॉइंग की जाती है वस्तुओं की। क्या किया जाता है, अभी तो हम सिर्फ लोहे पर जंग लगने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने साथ ही लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि जो मेटल की धातुएं होती हैं उन पे क्या होता है, वो सभी किसी ना किसी तरह से आपके ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करती है, मॉइस्चर से, और क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। जैसे हमने किसकी बात की कि जो आपका तांबा है वो भी क्या करता है, उस पर ग्रीन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका संक्षारण ही कहते हैं। ठीक है, यानी वो खराब हो रहा है। वहीं पर आप क्या कहते हैं कि जैसे लोहा है उस पे रेड या रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर चढ़ती है वो क्या है, जंग लगना जिसे आप कह रहे हैं। तो लोहे की वस्तु पर भी जंग लगता है। चांदी की वस्तुओं की बात करते हैं आप, तो उनपे डार्क ग्रेइश या ब्लैक कलर दिखाई देता है, तो वो भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में संक्षारित हो रही। तो इस तरह से मेटल की जितनी भी धातुएं हैं उनको संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनके साथ कुछ और चीजों को मिक्स किया जाता है, और मिक्स करके उनको क्या, मिश्र धातुओं का नाम दिया जाता है। और इसी प्रोसेस जिसमें कि क्या किया जाएगा, मिश्र धातुएं बनेंगी, उसे ही अलॉइंग कहा जाएगा या फिर मिश्रात्वन जिसे आप कहते हैं वो कहा जाएगा। ओके, तो मिश्र धातुएं क्या हो गई, जब धातुओं को मिक्स किया जा रहा था, और वहीं पर धातुओं के साथ अधातुओं को मिक्स कर सकते हैं, धातुओं के साथ धातु प्लस अधातु को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहेंगे कि उसे मिश्र धातु कहा गया, और जिस प्रोसेस में मिश्र धातु बना, अलॉय बना आपका, उसको अलॉइंग कहा गया या फिर मिश्रात्वन जिसे आप कह रहे हैं वो कहा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण बनाने से, कैसा मिश्रण होगा आपका, समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जब वो बनाएंगे आप तो उसे ही क्या कहा जाएगा, अलॉइंग कहा जाएगा। मिश्रात्वन से धातु के गुणों में वांछित सुधार लाए जाते हैं। वांछित सुधार से क्या समझते हैं आप, वांछित सुधार का मतलब है कि जो आयरन, लोहे की वस्तु क्या हो रही थी, पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संक्षारित हो रही थी, तो उस लोहे का गुण क्या था कि वो एकदम से अभिक्रियाशील है, किसके प्रति, अपने एनवायरमेंट के प्रति। तो उस अभिक्रियाशीलता को कम करना है हमने, उस गुण में सुधार लाना है। सुधार किस लिए, सुधार का मतलब क्या है, सुधार हमने अपनी उपयोग के आधार पर लाना है, क्योंकि हमें लोहे से या ऐसे जो कि क्या है,
बहुत अच्छे सुचालक हैं ऊष्मा के, क्योंकि लोहे के बर्तन में क्या होता है, खाना जल्दी गर्म होगा, जल्दी बनेगा, ठीक है, लेकिन वो लोहे के बर्तन जल्दी खराब हो जाते हैं, थोड़ा हैवी भी होता है, भारी होता है लोहा। तो क्या करेंगे, इन गुणों में हम परिवर्तन चाहते हैं, तो इसमें ऐसी अधातु को मिलाया जाएगा कि जो क्या करेगा, इससे हम पतले पतले और हल्के बर्तन बनाए, या फिर क्या करेंगे, संक्षारण से भी उसको बचाएं और साथ ही जल्दी जिसमें खाना बन जाए। तो आपने क्या कहा कि हमने स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज कर लिए, तो लोहे से स्टील बनाया गया, तो लोहे में कुछ तो मिक्स किया होगा, जिसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, स्टील प्राप्त हुआ। तो उस स्टील को क्या कहा गया, वही आपकी क्या है, मिश्र धातु है, अलॉय है। और जब स्टील बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, या स्टील बनने की जो प्रक्रिया थी, उसे ही अलॉइंग या मिश्रात्वन कहा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण क्या है, स्टेनलेस स्टील को लोहा, क्रोमियम तथा निकिल को मिश्रित कर बनाया जाता है। यानी लोहे में क्या करेंगे, क्रोमियम भी मिलाएंगे, निकिल भी मिलाएंगे, और इन सबको मिलाने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, स्टील प्राप्त होगा। और जिस स्टील में आप लोग क्या करते हैं, स्टील के बर्तनों का उपयोग करके खाना बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील जंग रोधी होता है। जंग रोधी का मतलब क्या है कि उसका कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि खाना बनाना है, डेली आप उसको पानी के संपर्क में लाएंगे, वॉश भी करना है उसको, खाना बनाने में भी आप पानी का उपयोग करेंगे, तो जल्दी से स्टील के बर्तन आपके क्या नहीं होते, खराब नहीं होते, या जंग उनमें नहीं लगता है। तो वो किसके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने लोहा तो उसमें प्रेजेंट है, पर उसको क्या कर दिया, अलॉइंग कर दिया, उसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया। और स्टील में कन्वर्ट कैसे किया, क्रोमियम और निकिल मिला करके। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि स्टील के घटक कौन कौन से, या स्टील किस किस से मिलकर के बना हुआ है, तो आप उसमें बताते हैं कि स्टील जो है उसमें लोहा भी है, क्रोमियम भी है और निकिल भी है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तन तथा खाने के बर्तन जिन्हें बार बार धोने की आवश्यकता होती है, प्रायः स्टेनलेस स्टील से बनाए। ओके, इस तरह का बर्तन आपने देखा होगा घरों में। तो ये आपका पीतल से बना हुआ होता है, ठीक है, पीतल जिसे आप कहते हैं। तो उसमें भी आपका क्या होता है, तांबे की अलॉइंग की जाती है, तांबे के साथ मिक्स किया जाता है धातु को, जिसके बाद ये पीतल आपको प्राप्त होता है। ओके, तो जिंक और तांबे को मिक्स करके पीतल बनाया जाता है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे अलॉइंग के बारे में, और फिर हम आगे अपना नया टॉपिक। इसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है क्रिस्टलीकरण। और क्रिस्टलीकरण में आप पढ़ते हैं कि अगर आपकी किसी भी चीज में अशुद्धि है, तो उस अशुद्धि को किस प्रकार दूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम साइंस में से पढ़ रहे हैं, आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, लैब में परफॉर्म करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, कोई सपोज आपने क्या बनाया, कोई क्रिस्टल बनाया किसी चीज से। क्रिस्टल का मतलब क्या है कि कोई प्रोडक्ट बनाया आपने, प्रोडक्ट मिला। अब वो प्रोडक्ट किस अवस्था में मिलेगा, क्रूड फॉर्म में मिलेगा आपको। क्रूड फॉर्म क्या होती है, कच्ची अवस्था, यानी उसमें अशुद्धियां भी होंगी। तो उन अशुद्धियों को किस तरह से दूर करोगे। नॉर्मली आपने क्या किया कि पहले आपने उसको फिल्टर कर लिया, छान लिया, तो आपने कहा कि कुछ कुछ चीजें तो उससे अलग हो गई, लेकिन छान करके जो हल्की वाली अशुद्धि होती है, जो उसमें घुली हुई रहती है, वो आपकी अलग नहीं होती। तो क्या किया जाता है, जो आपका कंपाउंड होगा, प्रोडक्ट होगा, आपका यौगिक होगा, उसको पानी में बॉईल किया जाता है। पानी के साथ गर्म पानी लेंगे, उसमें उसको घोला जाता है। ओके, जब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होने के बाद जो अशुद्धियां रही होंगी उस प्रोडक्ट में, वो तो कैसी रह जाती है, अघुलनशील रह जाती है, और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाता है, घुल जाता है। ओके, इसके बाद जो आपकी अशुद्धि आई होगी उसमें, जो आपको दिख रही है, विजिबल है जो, उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर आपके पास एक होता है, उस फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर लिया जाता है। फिल्टर पेपर क्या करता है कि बहुत छोटी छोटे साइज के अगर पार्टिकल्स भी हैं, इम्प्योर जो सब्सटेंस है उसके, तो उससे क्या कर ले जाता है, उनको भी अलग कर लेता है। तो फिल्टर पेपर से आप उसको पास करेंगे, जितनी अशुद्धियां होंगी वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगी। फिल्ट्रेट जिसे आप कहते हैं, वो साफ आपको नीचे मिल जाएगा, पूरा लिक्विड ही होगा वो अभी भी। तो आपको पता है कि उसमें पानी भी है और आपका कंपाउंड भी आपने जो घोला था।
तो लिक्विड स्टेट में मिल गया। फिर उसको जब आप छोड़ देते हैं या कम टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो वो दोबारा सॉलिडिफाई हो जाता है या आपको प्योर क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका क्रिस्टलीकरण कहा जाता है या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, यह पृथक्करण की, सेपरेशन की टेक्निक है, की विधि है जिसके द्वारा किसी द्रव में विलेय अशुद्ध ठोस, ठीक है, अशुद्ध ठोस पदार्थ के विलयन से शुद्ध पदार्थ के नियमित ज्यामिति वाले कण प्राप्त किए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए गर्म द्रव में जितना भी अशुद्ध पदार्थ घुल सके घोल लिया जाता है। अशुद्ध पदार्थ क्या है, जब पदार्थ में इम्प्योरिटीज आ गई तो उस पूरे पदार्थ को क्या करेंगे, द्रव में घोल लेंगे और घोलने के लिए क्या करोगे, द्रव को गर्म करोगे। ठीक है, इसके पश्चात घोल में से अघुलनशील अशुद्ध पदार्थों को फिल्टर कर लोगे। पूरा तो घुल गया है लेकिन जो अशुद्धि है वो कैसी रह गई है, अघुलनशील रह गई है, तो उनको क्या कर लोगे, फिल्टर कर लोगे। वो घुली नहीं है क्योंकि जिसे आप क्या कहते हैं, आपने चाय में चीनी डाली लेकिन चीनी में मिट्टी वगैरह के कुछ कण थे, पत्थर वगैरह थे, तो पत्थर घुल नहीं पाएगा। तो चीनी तो घुल गई है लेकिन पत्थरों को आप क्या कर लोगे, छान करके अलग कर लोगे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे। अब जो संतृप्त गर्म घोल को ठंडा करने पर शुद्ध ठोस पदार्थ के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाए। ओके, आपने क्या कहा कि चीनी हमारे पास है, उस चीनी से हमें पत्थर को अलग करना है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा है, तो हमने क्या कर दिया, पानी गर्म किया, उसमें चीनी को डिसॉल्व कर लिया। चीनी घुल गई लेकिन पत्थर के जो छोटे छोटे कण थे वो वैसे ही रह गए, तो उनको अलग करना है ना, चीनी से पत्थरों को अलग करना है। तो उसका उपयोग किसके लिए किया, पानी का प्रयोग किया। गर्म पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी, चीनी क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। अभी क्या होगा, डिसॉल्व होने के बाद पत्थर कैसे रह गए, इनसॉल्युबल रहे, यानी अघुलनशील रह गए। अब आपने क्या किया, फिल्टर पेपर लगाया और उससे उस पानी को, जो घोल था, उसको छान लिया, तो पत्थर ऊपर ही रह जाएंगे, चीनी और पानी का पूरा घोल आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी आपको चीनी चाहिए थी ना शुद्ध, ये तो चीनी और पानी का घोल है, उसको और ठंडा कम टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो चीनी आपकी अलग हो जाएगी। या आप क्या करेंगे, वाष्पन करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, इवेपोरेशन के बाद पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा और आपको चीनी प्राप्त हो जाएगी। तो चीनी के क्या मिले, क्रिस्टल, इसी को क्या कहा गया, क्रिस्टलाइजेशन कहा गया। ओके, इस तरह से आपका सोल्यूशन है इम्प्योर, उस द्रव के साथ उसको मिक्स किया गया, हीट किया गया, टेम्परेचर दिया गया, टेम्परेचर देने पर सारी चीजें डिसॉल्व हो गई, सिर्फ क्या रहेगा, जो इम्प्योरिटीज रह गई वो बच गई। फिर आपने क्या किया, इसको फिल्टर किया, इम्प्योरिटीज अलग कर दी और बाकी जो बचा हुआ सोल्यूशन था नीचे का वो इस तरह से ले लिया। और धीरे धीरे आप क्या देखते हैं कि इस सोल्यूशन में आपके जो पहले वाले क्रिस्टल थे, जो चीनी की बात कर रही हूँ, वो धीरे धीरे यहाँ बनना शुरू हो जाएगी चीनी। तो इस तरह से आप क्रिस्टल्स अलग कर लेंगे चीनी। ओके, तो ये आपकी क्रिस्टलाइजेशन मेथड है और इसी मेथड के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ये सेपरेशन की एक टेक्निक थी। केमिकल और फिजिकल चेंजेस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, होपफुली आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो वो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम एक्सरसाइज लेके चलेंगे इस चैप्टर की, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।